31 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा चेतावनी के बाद कि वैश्विक व्यापार 2022 में 5.4% से घटकर 2023 में 2.4% हो जाएगा। दक्षिण एशिया को अब पूरी एशिया में क्षेत्रीय व्यापार पर फिर से विचार करना चाहिए। यह पूर्वानुमान रूस यूक्रेन युद्ध में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से अलग होने और कोविड-19 वायरस के वेरिएंट से निपटने जैसे बहुसंकट जोखिमों के साथ आशावादी है। IMF की एक किताब साउथ एशियाज पाथ टू रेजिलिएंट ग्रोथ में हाल ही में प्रकाशित एक पेपर में तर्क दिया गया है कि गतिशील पूर्वी एशिया के साथ दक्षिण एशिया व्यापार के लिए एक मजबूत आधार मौजूद है। 1990 के दशक के बाद से दक्षिण एशिया पूर्व एशिया व्यापार ने गति पकड़ी है, जो है अपनी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के माध्यम से पूर्वी एशिया की ओर भारत के व्यापार को फिर से संरेखित करने, दक्षिण एशिया में सुधारों को अपनाने और चीन द्वारा एशिया में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को ऑफशोर करने से भी जुड़ा हुआ है। दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया डॉलर के संदर्भ में के बीच कुल व्यापारिक व्यापार 1990 और 2018 के बीच लगभग 10% सालाना की दर से बढ़कर 2018 में $332 बिलियन हो गया और आगे देखते हुए लगभग $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले मुट्ठी भर मुक्त व्यापार समझौते FTA 2030 तक बढ़कर 30 हो सकते हैं। इसके अलावा एशिया में क्षेत्रीय व्यापार कोविड-19 महामारी के बाद ठीक हो रहा है और इसने दक्षिण एशिया के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और सेवाओं के व्यापार में भाग लेने के अवसर खोले हैं। कर सुधार अंशांकन के साथ शुरू होने वाले कदम। फिर क्या करने की जरूरत है? पहला, माल और सेवाओं के व्यापार में बाधाओं को धीरे धीरे कम करके पूरे एशिया में क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से कई दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में आयात शुल्क और अस्पष्ट गैर टैरिफ उपायों में वृद्धि हुई है और कभी भी उल्टा नहीं हुआ। इससे आगे निकलने के लिए दक्षिण एशिया के व्यापार उद्घाटन को कर सुधारों के साथ कैलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार कर कुछ अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा होता है। व्यापार से लाभ को बढ़ावा देने और आय असमानता को कम करने के लिए उत्पादन के कारकों को फिर से आवंटित करने और श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण के लिए खोने वाले क्षेत्रों के लिए समायोजन वित्तपोषण भी आवश्यक है। दूसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों ACZ के प्रदर्शन में सुधार करना और औद्योगिक क्लस्टरिंग और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा ACZ में निवेश करना। दक्षिण एशिया में कोची, भारत, ग्वादर, पाकिस्तान, मिसराय, बांग्लादेश और हम्बनटोटा, श्रीलंका में 600 से अधिक ACZ परिचालन में हैं। हालांकि इन ACZ का निर्यात और नौकरियों और घरेलू संबंधों को बढ़ावा देने के मामले में एक परिवर्तनशील रिकॉर्ड है। प्रतिस्पर्धी राजकोषीय प्रोत्साहन केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्थानीय निर्णयों में मार्जिन पर मायने रखते हैं, और लंबी कर छुट्टियां महत्वपूर्ण कर राजस्व से अर्थव्यवस्थाओं को वंचित करती हैं। दक्षिण एशिया में ACZ प्रक्रियाओं और परिणामों में सुधार के लिए व्यापक आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने, निवेशकों के लिए अच्छी अभ्यास नियामक नीतियों को अपनाने, विश्वसनीय बिजली और 5G ब्रॉडबैंड सेलुलर प्रौद्योगिकी प्रदान करने और श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। तीसरा, व्यापक FTA का पीछा करें जो अंततः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP की ओर ले जाता है, ताकि बढ़ते संरक्षणवाद के खिलाफ बीमा करने के लिए एक क्षेत्रीय नियम आधारित व्यापार प्रदान किया जा सके। जबकि पूर्वी एशिया की तुलना में दक्षिण एशिया FTA के लिए देर से आया है, इसने जापान भारत FTA, श्रीलंका सिंगापुर FTA और पाकिस्तान इंडोनेशिया FTA के साथ शुरुआत की है। RCEP सदस्यता, लेकिन शैतान विस्तार में है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को FTA में मूल के जटिल नियमों को नेविगेट करने और भविष्य के FTA में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए बेहतर तैयारी व्यवसाय द्वारा टैरिफ वरीयता उपयोग में सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत ने नवंबर 2019 में RCEP वार्ता से बाहर होने का विकल्प चुना, फिर भी समझौते में शामिल होने के लिए उसके लिए दरवाजा खुला है। भारत ने 2022 में संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA भी संपन्न किया है।
इनसे प्राप्त विश्वास आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और पूर्वी एशिया के साथ अधिक नियामक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों को पूरा करके भविष्य की RCEP सदस्यता के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। यदि भारत RCEP में शामिल होता है तो शेष दक्षिण एशिया को बाहर छोड़ दिए जाने और व्यापार परिवर्तन के प्रभाव से पीड़ित होने के डर से इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। चौथा, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी की एक पुनर्निवेशित व्यापार केंद्रित पहल मजबूत व्यापार संबंधों की सुविधा प्रदान कर सकती है और छोटे सदस्यों के हितों का समर्थन कर सकती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में निष्क्रियता का मतलब है कि भारत दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक पर जोर दे रहा है। बिम्स्टेक को फिर से शुरू करने के लिए अपने सचिवालय को बेहतर संसाधन की आवश्यकता है। लंबे समय से चल रहे बिम्स्टेक FTA को समाप्त करना, छोटी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार क्षमता का निर्माण करना और एशिया में खुले क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए संवाद भागीदार का दर्जा देना। जबकि व्यापक दक्षिण एशिया पूर्व एशिया व्यापार वांछनीय हो सकता है, तेजी से जटिल भू राजनीति के आगमन से कुछ समय के लिए इसे खारिज कर सकते हैं। तदनुसार दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक संकीर्ण भौगोलिक कवरेज पूरे एशिया में अंतिम व्यापार एकीकरण के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है। क्षेत्रीयकरण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया को कम करने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार से छोटी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ प्रदान करना चाहिए। धीमे वैश्विक व्यापार का अर्थ है कि एशिया के भीतर अधिक व्यापार करना आर्थिक समझ में आता है। व्यापार समर्थक नीतियों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति होने से एशियाई लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है। भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी G20 अध्यक्षता इन परिवर्तनों को शुरू करने के लिए एक अच्छा मंच हो सकती है। सुरम्य लद्दाख 2019 में तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश UT के रूप में बनाए जाने के बाद से किनारे पर है। क्षेत्र के बौद्ध स्थानीय लोग ही बेचैन हो गए हैं। मैग्सेसे विजेता सोनम वांगचुक के उपवास पर जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 244 आदिवासी आबादी के लिए विशेष सुरक्षा के तहत इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर एक आंदोलन पिछले हफ्ते तेज हो गया था। अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसके निर्माण के तुरंत बाद लद्दाख एक ऐसी नौकरशाही के अधीन आ गया जिसे स्थानीय आबादी ने शत्रुतापूर्ण और गैर जिम्मेदाराना पाया। स्थानीय लोगों, कारगिल और लेह की दो पहाड़ी परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच लगातार झगड़ा महीनों में बढ़ता ही गया। लेह के राजनीतिक और धार्मिक निकायों ने 2020 में लेह एपेक्स बॉडी लैब का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व भाजपा नेता और पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग, वे प्रभावशाली लद्दाख बौद्ध संघ के निर्वाचित अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में हुई। कारगिल जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों और शिया मुस्लिम संबद्ध मदरसों ने नवंबर 2020 में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA बनाने के लिए हाथ मिलाया। कारगिल, लेह के विपरीत, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के साथ फिर से जुड़ने और अनुच्छेद 370 के तहत अपनी विशेष स्थिति की बहाली के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सहित और शिया मुस्लिम संबद्ध मदरसों ने नवंबर 2020 में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA बनाने के लिए हाथ मिलाया। कारगिल, लेह के विपरीत, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के साथ फिर से जुड़ने और अनुच्छेद 370 के तहत अपनी विशेष स्थिति की बहाली के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सहित और शिया मुस्लिम संबद्ध मदरसों ने नवंबर 2020 में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA बनाने के लिए हाथ मिलाया। कारगिल, लेह के विपरीत, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के साथ फिर से जुड़ने और अनुच्छेद 370 के तहत अपनी विशेष स्थिति की बहाली के लिए है। उनके राजनीतिक रुख में अंतर के बावजूद LAB और KDA अब आम लक्ष्यों पर एक साथ हैं। उन्होंने केंद्र के समक्ष 4 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय, लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटें और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण शामिल हैं। वे मांगों को लद्दाख की पहचान,
संस्कृति और नाजुक पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। केंद्र एक बंधन में प्रतीत होता है क्योंकि स्थानीय आबादी को आश्वस्त करने के लिए नियुक्त की गई 2 समितियों ने पिछले 2 वर्षों में बहुत कम प्रगति की है। वास्तव में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में इस वर्ष गठित दूसरी समिति ने केवल स्थानीय गुस्से को गहरा ही किया है, क्योंकि इसके पास उठाए जा रहे मुद्दों को संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। लद्दाख ने 2020 में चीन से एक बड़ी सैन्य घुसपैठ देखी, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और पूर्ववर्ती राज्य के बंटवारे के महज 10 महीने बाद वह संघर्ष अनसुलझा रहता है। स्थानीय लोगों की वास्तविक मांगों को पूरा करके उन्हें शांत करने के लिए कठोर उपायों के अभाव में यह क्षेत्र केवल उन लोगों के लाभ के लिए उलझा रहेगा जो परेशानी पैदा करने की मंशा रखते हैं। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार है। खुदरा और थोक मुद्रास्फीति दोनों ही आने वाले महीनों में 6% से नीचे आ जाएगी। इस पृष्ठभूमि में पेश किए गए केंद्रीय बजट में 2023-24 में 10.5% की मामूली जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधारभूत वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान 6.5% को देखते हुए केवल 4% की अनुमानित मुद्रास्फीति दर है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आधिकारिक आशावाद को दर्शाता है, जो मुद्रास्फीति में गिरावट और उच्च विकास के एक व्यापक आर्थिक अनुकूल स्थान में बनी हुई है, यहाँ तक दुनिया के बाकी हिस्सों में स्थिर मुद्रास्फीति के साथ विकास में मंदी का अनुभव होता है। आर्थिक सर्वेक्षण ने निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के नेतृत्व में निवेश आधारित विकास के एक नए चक्र की भविष्यवाणी की है, जो बैंकों से बढ़ते ऋण द्वारा समर्थित है। हालांकि इस तरह की शानदार भविष्यवाणियों पर भरोसा करने के बजाय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय में तेजी से वृद्धि की घोषणा की है, विशेष रूप से रेलवे, सड़क और बिजली संयंत्रों जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी निवेश को क्राउड इन करने की मांग की है। दूसरी ओर मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर परिव्यय के साथ साथ खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज सब्सिडी पर सब्सिडी काफी कम कर दी गई है, जो आने वाले दिनों में अनाज, एलपीजी सिलेंडर और यूरिया जैसे उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि का संकेत है। ऐसे व्यय परिवर्तन का समग्र प्रभाव मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है। कुल खर्च घटता है। केंद्रीय बजट का एक दीर्घकालिक मूल्यांकन तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है, जो हमें यूपीए द्वितीय और सरकारों के राजकोषीय रिकॉर्ड के साथ महामारी के बाद की अवधि में वर्तमान सरकार की राजकोषीय रणनीति की तुलना करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि तालिका 1 से देखा जा सकता है, जबकि केंद्र सरकार का कुल व्यय वार्षिक औसत यूपीए 2 के दौरान जीडीपी के 15% से गिरकर एनडीए 1 सरकार के कार्यकाल के दौरान 13% से नीचे आ गया। कोविड-19 के कारण आई मंदी 19 महामारी ने 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 17.7% और 16% के कुल व्यय में पर्याप्त वृद्धि को मजबूर किया। कुल व्यय तब से मामूली रूप से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% हो गया है, जबकि 2020-21 से पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि हुई है। खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सब्सिडी 2021-22 से कम कर दी गई है। रक्षा व्यय, जो यूपीए द्वितीय सरकार के बजट के तहत औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 2% और एनडीए 1 के तहत सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% था, 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% तक गिर गया है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, जबकि कृषि पर खर्च एनडीए द्वितीय सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़ा है, मुख्य रूप से पीएम किसान नकद हस्तांतरण योजना के कारण, शिक्षा पर खर्च यूपीए द्वितीय युग की तुलना में काफी कम हो गया है। ऐसा लगता है कि ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य पर व्यय समान स्तर पर बना हुआ है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में केंद्रित है। कर स्थिति, बुनियादी ढांचे पर कैपेक्स बढ़ाने के लिए सरकार को सब्सिडी और कल्याणकारी व्यय में कटौती करने का कारण अपर्याप्त राजस्व है, जो सार्वजनिक व्यय पर प्रमुख बाधा बनी हुई है।
तालिका 1 से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सकल कर राजस्व यूपीए द्वितीय अवधि के 10.2% से बढ़कर एनडीए 1 के तहत 10.8% हो गया और फिर एनडीए द्वितीय सरकार के पहले 2 वर्षों के दौरान लगभग 10% तक गिर गया। यह केवल महामारी के बाद की अवधि में है। 2021-22 के बाद से सकल कर राजस्व जीडीपी के 11% को पार कर गया है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में कॉर्पोरेट कर संग्रह यूपीए द्वितीय के तहत सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% से गिरकर एनडीए 1 के तहत सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया और जीडीपी के 2.3% तक और नीचे आ गया। 2020-21 में 2019 में शुरू की गई तेज कॉर्पोरेट कर कटौती के बाद महामारी के बाद की रिकवरी से कर संग्रह में वृद्धि हुई है, लेकिन कॉर्पोरेट कर संग्रह 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% रहा। जबकि एनडीए शासन के तहत सकल घरेलू उत्पाद में कॉर्पोरेट करों में गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद में आयकर की हिस्सेदारी उत्तरोत्तर बढ़कर 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक पहुंच गई है। व्यक्तिगत आय करों से राजस्व का कॉर्पोरेट कर राजस्व के लगभग बराबर हो जाना एक प्रतिगामी कराधान व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जिसने शायद वित्त मंत्री को इस साल के बजट में आयकर दाताओं को कुछ रियायतें प्रदान करने के लिए मजबूर किया। हालांकि वित्त मंत्री के भाषण के अनुसार 2022-23 में 8,15,000 करोड़ आरई के आयकर संग्रह की पृष्ठभूमि में उन रियायतों के कारण छोड़े गए राजस्व को केवल 35,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। एनडीए शासन के तहत कराधान प्रणाली के तहत एक और प्रतिगामी बदलाव अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि है। जबकि जीडीपी में सीमा शुल्क का हिस्सा यूपीए द्वितीय के दौरान 1.6% से गिरकर 2022-23 में 0.8% हो गया है। जीडीपी में उत्पाद शुल्क का हिस्सा यूपीए द्वितीय के तहत 1.7% से बढ़ गया है, जब जीएसटी अभी बाकी था पेश किया जाए 2020-21 में 2% और 2022-23 में 1.2% से ऊपर रहा। केंद्र सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक जीएसटी संग्रह के ऊपर और ऊपर पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च उत्पाद शुल्क लगाया जाना जारी है, जो ईंधन की कीमतों को उच्च बनाए रखते हैं। प्रत्यक्ष करों में आय करों की बढ़ती हिस्सेदारी और सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष करों की बढ़ती हिस्सेदारी ने आय और उपभोग असमानताओं में देखी गई वृद्धि में योगदान दिया है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी यूपीए द्वितीय के तहत सकल घरेलू उत्पाद के 2.8% से बढ़कर एनडीए 1 के तहत सकल घरेलू उत्पाद का 3.7% हो गई। 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित संवर्धित विचलन सूत्र के कारण एनडीए द्वितीय सरकार के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी जीडीपी के वार्षिक औसत 3.4% तक गिर गई है। यह मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकरों और अधिभारों की बढ़ती घटनाओं के कारण है, जिसने विभाज्य पूल को कम कर दिया है, जिससे राज्यों को अधिक कर राजस्व से वंचित कर दिया गया है। मुख्य रूप से व्यय में कमी के कारण राजकोषीय घाटा सरकार के तहत जीडीपी के 5.4% से घटकर के तहत 3.7% हो गया था। एनडीए द्वितीय सरकार के तहत हालांकि अपस्फीतिकारी राजकोषीय रुख 2019-20 में उलट गया था। महामारी की पृष्ठभूमि में 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% पर पहुंच गया, जबकि वित्त मंत्री ने 2025-26 तक घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लक्ष्य के साथ राजकोषीय समेकन का मार्ग निर्धारित किया है। वर्तमान बजट में 2023-24 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा 5.9% है। एनडीए द्वितीय सरकार अब से 2 साल बाद घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है, बिना भारी व्यय संपीड़न या राजस्व संग्रहण में तेज वृद्धि के। G20 के खिलाफ ढेर। भारत की सार्वजनिक ऋण स्थिति और राजकोषीय असंतुलन केंद्र और राज्य संयुक्त के अनुमानों और G20 उभरते बाजार औसत के साथ तुलना तालिका 2 में प्रदान की गई है। अनुमान दिखाते हैं कि भारत का सार्वजनिक ऋण 89% तक पहुंच गया है।
2020 में सकल घरेलू उत्पाद, जबकि G-20 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का बिगड़ना जारी है और 2026 तक भारत के सकल सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात को पार कर गया है। भारत के सरकारी राजस्व से जीडीपी अनुपात G-20 की तुलना में काफी कम होने के बावजूद बाजार औसत उच्च अनुमानित जीडीपी वृद्धि के कारण भारत का सार्वजनिक ऋण से जीडीपी G-20 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के औसत से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है। यह एक ऐसी अपेक्षा है जो केंद्रीय बजट में निहित अमृतकाल की दृष्टि को रेखांकित करती है, एक सतत मैक्रो इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट का यूटोपिया। प्रसेनजीत बोस कोलकाता में स्थित एक अर्थशास्त्री और कार्यकर्ता हैं। इंद्रनील चौधरी PGDAV कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। सार, वित्त मंत्री ने विशेष रूप से रेलवे, सड़कों और बिजली संयंत्रों जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी निवेश को क्राउड इन करने की मांग करते हुए केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि की घोषणा की है। दूसरी ओर, मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर परिव्यय के साथ साथ खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज सब्सिडी पर सब्सिडी काफी कम कर दी गई है। रक्षा व्यय, जो यूपीए द्वितीय सरकार के बजट के तहत औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 2% और NDA 1 के तहत सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% था, 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% तक गिर गया है जीडीपी के अनुपात के रूप में, जबकि कृषि पर खर्च NDA द्वितीय सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़ा है, मुख्य रूप से पीएम किसान नकद हस्तांतरण योजना के कारण। शिक्षा पर खर्च यूपीए द्वितीय युग की तुलना में काफी कम हो गया है। जीडीपी के हिस्से के रूप में कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह यूपीए द्वितीय के तहत जीडीपी के 3.7% से गिरकर NDA 1 के तहत जीडीपी के 3.3% पर आ गया और 2020-21 में जीडीपी के 2.3% तक कम हो गया। 2019 में कर कटौती शुरू की गई। महामारी के बाद की रिकवरी से कर संग्रह में वृद्धि हुई है, लेकिन कॉर्पोरेट कर संग्रह 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% रहा। व्यक्तिगत आय करों से राजस्व का कॉर्पोरेट कर राजस्व के लगभग बराबर हो जाना एक प्रतिगामी कराधान व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जिसने शायद वित्त मंत्री को इस साल के बजट में आयकर दाताओं को कुछ रियायतें प्रदान करने के लिए मजबूर किया।